इतिहास स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन क्लास किसी कारणवश आधे में ही खत्म हो गया था, जो हम लोग पढ़ रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, और उसमें हम द्वितीय युद्ध के विषय में जिक्र कर रहे थे। प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग बता चुके थे और यह भी बात किए थे कि वो प्रथम युद्ध जो था वो कोई भी निर्णायक नहीं रहता, युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, और जो लोग अभी न्यू व्यूवर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पीछे वाले वीडियो को देख ले, फिर उनको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। हम लोग देखे थे कि प्रथम युद्ध बराबरी पे समाप्त हो गया था आंग्ल और आंग्ल मैसूर में, मतलब जो इधर से हैदर अली लड़ रहा था और उधर से अंग्रेज निज़ाम और मराठा, क्योंकि कभी कभी निज़ाम और मराठा अंग्रेज के साथ आ जाते थे और कभी कभी निज़ाम और मराठा मैसूर की तरफ से हैदर अली की तरफ से लड़ते थे। इसीलिए युद्ध कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचता है और वो युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर से दूसरी बार पुनः युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। यहाँ तक भी हम आप लोग को बता दिए थे और यह भी बताए थे कि 1782 में ही हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो फिर गद्दी पे कौन बैठेगा? टीपू सुल्तान बैठेगा, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कौन है? टीपू सुल्तान है। तो 1782 में ही युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है वो गद्दी पर, मैसूर की गद्दी पर बैठता है। पर यह भी युद्ध कुछ खास तरीके से, मतलब युद्ध जीत हार में नहीं तब्दील हो पाता। ये भी युद्ध हम कह सकते हैं कि बराबरी पर ही समाप्त हो जाता है और 1784 में एक संधि होता है, मंगलौर की संधि। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलौर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुई थी। तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है, ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान अभी अभी गद्दी पर बैठता ही है और वो नहीं चाह रहा है कि किसी भी युद्ध को बहुत आगे ये खींचा जाए, इसलिए वो एक संधि करके युद्ध क्या होता है, बराबरी पर समाप्त हो जाता है। और जान लीजिए प्रथम युद्ध जो हम लोग प्रथम युद्ध पढ़े थे और ये द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध में यही सिलसिला बरकरार रहता है कि कभी मराठा और जो निजाम है ये कभी अंग्रेज की तरफ से लड़ते हैं, तो कभी ये दोनों कभी अंग्रेज की तरफ से, कभी अंग्रेज के साथ हो जाते हैं, तो कभी ये दोनों किसके साथ हो जाते हैं, कभी ये दोनों मैसूर के साथ हो जाते हैं। ठीक है, मैसूर लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा हैदर अली यहाँ टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये युद्ध किसी खास स्थिति पे नहीं पहुंचता है, ये युद्ध फिर से बराबरी पर समाप्त हो जाता है। लेकिन हम आप लोग को पहले भी बोले थे कि युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाए ऐसा अंग्रेज को कभी भी पसंद ही नहीं था, क्योंकि आप पीछे भी देख चुके हैं कि जितना भी युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ होगा, वो युद्ध जब तक वो नहीं जीत लेते, उस क्षेत्र को अपने अधिकार में नहीं ले लेते, तब तक उनको चैन नहीं था। तो फिर से इसलिए फिर से एक बार युद्ध होगा, क्योंकि अब फिर से तीसरा युद्ध होगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिर युद्ध बराबरी का समाप्त हो जाने का मतलब होता है कुछ भूभाग अंग्रेज को मैसूर दे दिया और कुछ रुपया दे दिया, ये सब दे दिया, और फिर एक समझौता कर लिया और बदले में अंग्रेज भी जो क्षेत्र का अधिपत्य किया हुआ था तो वो भी वापस से छोड़ देता है मैसूर के लिए। तो यही होता है कि युद्ध का कुछ खास निर्णायक नहीं हो पाता, इसलिए हम कह देते हैं कि युद्ध क्या होता है, बराबरी पर समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक समझने की जरूरत है कि टीपू सुल्तान, आपको पता होना चाहिए अंग्रेज का सर्वाधिक शत्रु के तौर पे क्यों दिखता है। आखिर क्या कारण था जो अंग्रेज को टीपू सुल्तान से ज़्यादा भय था? वो इसलिए चाहता था कैसी भी तरह करके वो टीपू सुल्तान को हराना चाहता था और उसका यही रहता था कि वो किसी भी तरह करके मैसूर पे अपना साम्राज्य विस्तार कर ले। तो आखिर क्या ऐसा कारण था? तो यहाँ पे आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर टीपू सुल्तान का थोड़ा सा हम जरूर जानेंगे कि टीपू सुल्तान में ऐसी आखिर क्या खास बात है, या उसके समय में वो अपने शासन व्यवस्था को किस तरीके से चला रहा था जो अंग्रेज के लिए एक भय बना हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अंग्रेज के लिए वह कोई भी व्यक्ति जो है उसका शत्रु होगा जो आधुनिकरण की ओर बढ़ेगा, जो आधुनिक तौर पर बढ़ेगा आगे।
क्योंकि आप टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों की मदद से बहुत कुछ आधुनिकरण करता है। और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का भी सदस्य था। जब आप बुक में ही पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जिक्र मिल जाएगा कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का भी सदस्य था, और उसको बहुत कुछ, फ्रांस की क्रांति भी इस समय में शुरू हो गई है, और वो फ्रांस के मतलब जो फ्रांस में जो परिवर्तन हो रहा है वो उससे भी परिचित था। तो उस पर आधुनिक विचारधारा का प्रभाव था, इसलिए वो खुद भी आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होने का वो आधुनिकरण की ओर ध्यान दे रहा था। और जो कोई भी आधुनिकरण की तरफ ध्यान देगा वो सबसे पहले हमारे अंग्रेज का क्या होगा, दुश्मन होगा, क्योंकि उसे पता है कि जो भी व्यक्ति आधुनिकरण की ओर आगे बढ़ेगा वो तो फिर सारे चीज़ें जानेगा कि आज़ादी क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, समानता क्या होता है, सभी के लिए समान व्यवस्था क्या होता है, शासन व्यवस्था कैसे चलना चाहिए। तो जब वो इस चीज़ को जानेगा तो वो है कि वो अंग्रेज के खिलाफ जाएगा, वो उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। तो इसी भय से, ये भय तो अंग्रेज को रहेगा कि वो कोई भी व्यक्ति अगर आधुनिकरण से प्रभावित होगा तो आधुनिकरण मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट, और वो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर उसके अंदर आएगा तो वो अंग्रेज के खिलाफ जाएगा। तो इसलिए टीपू सुल्तान उसका सर्वाधिक शत्रु के तौर पर उभरता है, क्योंकि टीपू सुल्तान आधुनिकरण से प्रभावित था, फ्रांस में जैकोबिन क्लब का सदस्य था, फ्रांस में घट रही घटनाओं का उसे सारा पता था। तो इसलिए टीपू सुल्तान को वो अपने सर्वाधिक शत्रु समझते थे। और टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर में, टीपू सुल्तान का आर्थिक स्थिति भी बहुत ही सुदृढ़ था, जो उसका शासन व्यवस्था में जो उसका आर्थिक ढांचा था वो बहुत ही सुदृढ़ था, क्योंकि वो किसान से बीच में जो जमींदार होता था वो उसको समाप्त कर चुका था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे खराब व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था है। वो जमींदारी व्यवस्था, जब आप गोदान पढ़ेंगे, अगर गोदान आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ मेरा ये है, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। इससे उसे ये पता चलता है कि उस वक्त हमारे समाज में कैसा व्यवस्था चल रहा था, और जो गांव के किसान थे वो किस तरीके से प्रभावित थे, पूरी तरीके से, कभी जमींदार तो कभी उसका तहसीलदार, तो ये सारा चीज़ कैसे, और जो गांव का जो वो कर्ज देने वाला सूबेदार, ये सब कुछ आप देखेंगे वो लोग कैसे प्रभावित है गांव हमारा। तो उसके लिए अगर गोदान पढ़ लेंगे ना तो उस समय का आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सो वो एक बेस्ट उपन्यास है प्रेमचंद का। तो तो ये जमींदारी जो व्यवस्था था वो उसको ख़त्म कर चुका था टीपू सुल्तान, क्योंकि जमींदार वगैरह क्या होते थे ना कि किसान से जो राजस्व वसूलने जाते थे, अगर उसको 10 रुपया कहा गया है राजा की तरफ से किसान से वसूलने के लिए, तो वो 15 रुपया 20 रुपया वसूलेगा, और खुद राजा तक 10 रुपया पहुंचेगा, और बाकी का जो पैसा होता है वो जमींदार बीच में खा जाएगा। तो इससे किसान का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो किसान, इसलिए हमारे यहाँ भारत में